तो हेलो दोस्तों, ई.आर. अमृत स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज आप लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये प्रश्नमाला का प्रश्न और उत्तर उसको दिया गया है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोग को हर एक चीज़ बताया जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। हर एक क्लास 10th के लिए हर एक जो भी बुक है हम लोग का SST का और साइंस का, हर एक बुक का आप लोग को पढ़ा दिया गया है। आप लोग जाके इस चैनल पे देख सकते हैं। पूरा एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आप लोग को बताया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कह रहा है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कैसे? हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, है ना। कोई भी विभिन्नता होता है हर एक समाज का, उसमें जो है सामाजिक विभाजन यानी बंटना, है ना, बांटने वाला यानी अलग अलग भाग के रूप में नहीं लेता। उसी को हम लोग को देखना है। तो देखिए यह 100% सही है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का स्वरूप या रूप ग्रहण नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि कभी कभी विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका हित समान होता है ना। मतलब कहने का मतलब कोई कार्य, मतलब देखिए कहने का मतलब कोई, देखिए भगवान को मानते हैं, कोई शंकर भगवान को मानते हैं, या कोई किसी धर्म के लोग हैं, सबको जाना एक ही जगह है, लेकिन ये लोग अलग अलग रास्ता के द्वारा जाते हैं। तो वही सब चीज़ है, सिंपल सा कि कभी कभी हम लोग विभिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं होते हैं, लेकिन उनका हित जो है समान होता है। यह समान हित ही है कि सामुदायिक विभिन्नता के बावजूद उनमें एकता के भाव बने रहते हैं। यह रोज़मर्रे की बात हो गई है कि विभिन्न परंपराएं राज्यों में बिहारियों के हर एक तरह से सताया जाता है। यहाँ बिहारी के रूप में सताए जाने वाले लोग समुदाय के समझे जाते हैं, ठीक है, समुदाय के समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक समुदाय के नहीं होते हैं, अनेक समुदाय के होते हैं। यहाँ समुदायों से तात्पर्य जाति से है, लेकिन बिहार से इधर किसी अन्य राज्य के सताए जाने के कारण बिहारी होने के नाते एकता बन जाती है, जो समुदाय का रूप ले लेती है। अतः स्पष्ट है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कहने का मतलब देखते ही हैं आप लोग, हम लोग यहाँ पे भारत में बिहार के हम लोग जो लोग भी निवासी हैं बिहार के लोग, उनको हर एक जगह सताया जाता है। हर एक जगह क्या किया जाता है? सताया जाता है। तरह तरह का यातनाएं पीड़ाएँ दी जाती है ना, केवल बिहारी कह के। लेकिन उनको समाज, मान लीजिए बिहार में केवल एक जाति के लोग नहीं ना है, हर एक जाति के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है? दूसरे स्टेट में जाया जाता है तो केवल बिहारी एक समुदाय के रूप में कहा जाता है कि हाँ ये बिहारी हैं, और बिहारी कह के और उनको मारा जाता है, पीटा जाता है ना। तो यही सब सिंपल सा है, इसको समझ सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो सामाजिक अंतर भारत में केवल जाति ही नहीं है, शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था भी समाज में अंतर पैदा करती है। एक जाति के होने के बावजूद यदि शिक्षा और अर्थव्यवस्था में भेद है तो यहाँ भी सामाजिक अंतर उत्पन्न होता है। लेकिन यह सामाजिक अंतर तब सामाजिक विभाजन का रूप लेता है जब एक दूसरे से अपने को उच्च और दूसरे को नीच समझने लगते हैं। जब सामाजिक विभाजन स्पष्ट होने लगता है तब जाति गौण पड़ जाती है। उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं कि जैसी प्राचीन परंपरा रही है, शादी विवाह अपनी जाति में ही होती है, लेकिन क्या शिक्षित और धनी लोग अपने पुत्र का विवाह धनी अपनी ही जाति के अशिक्षित और गरीब के लड़के से करने के लिए राजी होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अपने बराबरी के परिवार के लड़की को ही चाहते हैं। यदि यहीं पर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप स्पष्ट होने लगता है। ऐसे देखा जाता है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं, है ना, गरीब लोग होते हैं, वे क्या देखते हैं कि हम लोग एक ही समाज में शादी करें, है ना, ये लोग सोचने लगते हैं। लेकिन जो भी शिक्षित लोग हैं, ज़्यादा धनी मनी हो गए हैं, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग समाज नहीं देखते हैं कि हमारे जाति के हैं कि नहीं हैं, और सिंपली जिसमें शादी करना होता है वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपना बराबरी देखते हैं ना। कोई भी अपना बराबरी देखते हैं कि जिसके पास जितना धन है उसी के पास वो भी लोग करते हैं, अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो वही सब बात है, सिंपल सा है ये सभी। उसके बाद फिर कह रहा है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में
परिवर्तन होता है। सामाजिक विभाजन के राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम के फलस्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में न केवल परिवर्तन होता है बल्कि हो चुका है। सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम के फलस्वरूप, सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम के फलस्वरूप यानी समाज में जो भी विभाजन हुआ है वो राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में न केवल परिवर्तन हुआ है बल्कि हो चुका है। भारत के संदर्भ में तो यह और भी अधिक दृष्टिगत होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यदि दलित और पिछड़ों के उत्थान की बात नहीं सोची गई होती तो आज भारत विखंडित हो गया होता। दबे कुचले लोगों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के समक्ष लाने के लिए संविधान में ही उल्लेख कर दिया गया। संविधान तो उन्हें संरक्षण देता है, साथ ही राजनीतिक दल भी दलित को आरक्षण देने की बात कहकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं। अल्पसंख्यकों को भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। उनको लुभाने के लिए विभिन्न प्रलोभन दिए जाते हैं लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। जैसे जिसे विधायक या सांसद बनने का मौका मिल जाता है उनकी सामाजिक स्थिति तो आर्थिक स्वरूप से मजबूत हो जाती है, समाज में उसे आदर भी प्राप्त होता है, लेकिन उसी के समाज के अन्य लोग जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। तात्पर्य कि आरक्षण का लाभ व्यक्तिगत होकर रह जाता है, दूसरे समाज को उनका कोई लाभ नहीं मिलता। भारत में तो यह खुलेआम देखा जा सकता है। सामाजिक परिणाम के विभाजन के कारण उन्हें सदस्यों को संतुष्ट करने के प्रयास में राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़ता है। इस स्थान पर राजनीतिक दलों की व्यवस्था भी देखी जाती है। कहने का मतलब हमको इतना याद करने का जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग इसको देखिए, हम थोड़ा सा समझाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ये सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक परिणाम को लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करिए। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। इसमें क्या है, हम लोग को समाज के लोग देखते हैं कि दबे कुचले जितने भी लोग हैं, है ना, उनको आरक्षण हालांकि संविधान में हम लोग को भीमराव अम्बेडकर द्वारा दे दिया गया था। हमको ऐसे अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हमको इसको याद करने का जरूरत नहीं है, इतना आप लोग याद नहीं करिएगा, बस शर्ते आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से बनाने का प्रयास करिएगा। अम्बेडकर जी संविधान के द्वारा हम लोग को बहुत सारा आरक्षण दिए जो गरीब दुबले हैं। अगर ये आरक्षण उस समय नहीं दिया गया रहता तो ये जितने भी धनी मनी लोग हैं, ऊंची कैटेगरी के लोग हैं, ये क्या करते, ये लोग दबे कुचले लोगों को इतना ना प्रताड़ित कर देते कि इनका देश छोड़ के जाना बहुत दिक्कत, देश छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है। मतलब देश छोड़ के जाना ही मतलब आवश्यक हो जाता, देश छोड़ के जाते, या ये लोग फिर दबे कुचले होने की वजह से ये क्या करते, अपने ही देश में बंटवारा का बात भी करने लगते, है ना, बंटवारा के बात भी करने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं। और इस समय क्या, संविधान तो हम लोग आरक्षण दे ही रहा है, जिसको देना है उसको दे ही रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों को भी क्या कर रहा है कि यहाँ पे अभी देखिए अल्पसंख्यकों के यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्थिति है। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए क्या किया जा रहा है अपने बिहार में भी। देखिए हुआ क्या है कि अब जातीय जनगणना हो रहा है, स्टार्ट हुआ है जातीय जनगणना। अब जातीय जनगणना हो रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है कि जाति का टारगेट लिया जा रहा है कि कौन जाति के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे बिहार में ज़्यादा जो लोग होंगे उनको क्या लिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा। देखिए लुभाने के लिए कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया जाएगा। अब प्रलोभन देख के बोला जाएगा कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग को मान लीजिए मैट्रिक में कोई थर्ड डिवीज़न भी आ गया, सेकंड डिवीज़न भी आ गया, उसको भी पैसा दिया जा रहा है। भाई उसको पैसा देने का क्या ज़रूरत है, लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। और प्रलोभन दे दे के क्या किया जा रहा है, उसको अपने बस में किया जा रहा है और वोट बैंक बनाया जा रहा है। और वोट बैंक बना के और आसानी से क्या किया जा रहा है, उसको अपने तरफ आकर्षित करके और अपना जो कुर्सी है उसको बचाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे धारणाएं होती जा रही है। आप लोग इसको ध्यान से लिख सकते हैं कुछ अपने से मन में। फिर कह रहा है कि 70 के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफ़र सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करें। तो 70 के दशक के आधुनिक दशक के बीच का अर्थ 1970 से आज तक का समय है। 1970 के पहले 1967 में राजनीति का स्वर्ण जातियों का दबदबा था। स्वर्ण यानी बड़े जातियों का क्या था, दबदबा था। विधानमंडल और संसदों के लिए आरक्षित स्थानों पर ही टिकट जाति विशेष के अपने चहेते को ही देते थे।
आरक्षण के तहत प्राप्त सुविधा प्राप्त नेताओं के रहन सहन, उनकी शिक्षा दीक्षा और आर्थिक स्थिति अपनी जाति के अन्य लोगों को काफ़ी विकसित हो गई और वे स्वर्णों के श्रेणी में आ गए। उनका एक अलग समाज बन गया। 70 से 90 तक के दशकों के बीच इस स्थिति के दबदबा के लिए संघर्ष चलता रहा। 90 के दशक के बाद पिछड़ी जातियों का वर्चस्व कायम हो गया। दलितों की जागृति की अवधारणा राजनीतिज्ञों के प्रभावित करती रही। यही कारण था कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने महादलितों के अवधारणाओं को मजबूती दी और उन्हें जागृति उत्पन्न की। दलितों के नाम पर सुविधा भोगी लोगों पर उनकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देखी गई। आज की स्थिति यह भी है कि पिछड़े जाति के साथ साथ आज की राजनीतिक का पड़ला दलितों और महादलितों के पक्ष में झूलता दिखाई पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि दलित मुख्यमंत्री को आगड़ी जाति का सहयोग लेना पड़ रहा है ना, जब कभी उन्हें मानववादी कहकर अपमानित भी किया जाता था। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 1970 के दशक में क्या था कि स्वर्णों का जो है जाति जो है उन लोग का दबदबा हो गया, यानी बड़े जातियों का क्या होगा, दबदबा हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो हम लोग आरक्षण जो संविधान में हम लोग का बना दिया गया था, फिर आरक्षण के तहत कुछ लोग दलित लोगों को भी मतलब सीट देना एकदम अनिवार्य हो गया था कि इनको भी सीट देना है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों को भी संसद में जाने का, बैठने का, उठने का, ये सब धीरे धीरे उनको मिलते गया और 1970 के दशक में भी पिछड़ी जाति का वर्चस्व धीरे धीरे कायम होते गया। 1990 के दशक में क्या हुआ कि उनका भी धीरे धीरे वर्चस्व कायम हो गया, लेकिन वो लोग भी अपने बच्चों को शिक्षित करने लगे, बढ़ाने लगे आगे। दलितों की जागृति की अवधारणा जो है राजनीति को प्रभावित करती रही, है ना। उस समय भी क्या हुआ कि वो भी धीरे धीरे लोग, जैसे हम लोग का रामविलास पासवान है ना, बिलोंग तो करते हैं एकदम माझी परिवार से, लेकिन धीरे धीरे देखिए वो लोग भी अपना वर्चस्व बना के, उसके बाद चिराग पासवान धीरे धीरे कहाँ पर आ गए। तो ये लोग जो भी लोग थे दलित लोग थे, और दलित लोग अपना फिर धीरे धीरे अपना बढ़ोतरी करते और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो इस तरह हम लोग का ये, इसको हम भी लिख सकते हैं इस तरह, कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह के लिखने में, ठीक है। फिर हम लोग का, हालांकि ये देखिए वीडियो लंबा होते जाएगा, आप लोग इसको थोड़ा सा, फिर हम लोग का, हाँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तो सर्वप्रथम सरकार के गठन पर पड़ता है, ठीक है। विधायिका या संसद के विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी राजनीतिक दल में भी विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि रहते हैं। सरकार का गठन करते समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यह ध्यान देना पड़ता है कि सरकार में सभी समाज का प्रतिनिधि रहे, ठीक है। सरकार में यहाँ पर रहना चाहिए, सरकार में सभी समाज का प्रतिनिधि रहना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का संविधान में भी लिखा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विभिन्नता की राजनीति का पहला परिणाम सरकार के रूप में पड़ता है। दूसरा परिणाम यह पड़ता है कि विभिन्न समाजों में एकता बनी रहती है, ठीक है, बनी रहती है, क्योंकि बोला जाता है कि हाँ हमारे समाज के लोग भी वहाँ पे बने रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के समाजों को ले सकते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के वेशभूषा, खान पान आदि विभिन्न भिन्नता होने के बावजूद सभी अपने को भारतीय समझते हैं। यदि ऐसा नहीं रहता तो भारत खंड खंड हो जाता, ठीक है। यानी हम लोग का देखिए, आप ही देखिए, हम लोग का 28 राज्य है, 28 राज्य का खाना पीना अलग अलग, वेशभूषा सबका अलग, यानी सभी में भिन्नता होते हुए भी हम लोगों में क्या है, एकता है। क्योंकि हर एक समाज के लोग, है ना, हमारे देश में जाति के लोग भी, बहुत सारे जाति के लोग भी हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और भी जितना भी, हिंदू में भी बहुत सारे पार्ट बचे हुए हैं, मुसलमान में भी बहुत सारे पार्ट बटे हुए हैं। तो इस तरह जितना भी पार्ट है हम लोग का, तो अलग अलग ये पार्ट धीरे धीरे बटे हुए हैं। इसके पार्ट मतलब बटे हुए होने के बावजूद भी सभी लोग भारतीय कहलाते हैं, सभी लोग अपने को क्या मानते हैं, भारतीय मानते हैं। जिसके कारण हम लोग का, और हम लोग का सांसद में भी जो भी विधायिका होता है, जो भी सांसद होते हैं, वे लोग भी क्या करते हैं, विभिन्न समाज के लोग आते हैं, ठीक है, विभिन्न समाज के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, और आसानी से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जाके एक जगह जाके समाज में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, और अपने अपने जाति समुदाय के लिए, या जो भी त्रुटि हो रहा है संविधान के प्रति, जो भी अगर संविधान से अलग जा रहे हैं लोग, तो उसको क्या किया जा रहा है कि
मतलब उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। मतलब जो सभी लोग अपने अपने समाज के उत्थान के लिए भी और अपने धीरे धीरे अपने भारत के विकास के लिए भी सभी लोग तत्पर रह रहे हैं। और इस तरह भारत भी हम लोग का खंड खंड नहीं हो पा रहा है ना। हम लोग का एकदम अखंडता बना हुआ है हम लोग का भारत का। तो बस यही सब है। फिर हम लोग का नेक्स्ट है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का देखिए घ नंबर दिया है, बस सिंपली इसको हम लोग लगा देंगे। लोकतांत्रिक समाज विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करिए। पहला नंबर कह रहा है, पहला नंबर इसको आंसर आप लोग बस मान लीजिए यहाँ पे ब नंबर। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क और ख। क नंबर क्या है, तो सामाजिक, जहाँ समाज अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, सही बात है ना। और उसके बाद ख नंबर, जहाँ यहाँ संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, सिंपल 2 गो। फिर हम लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक के रंग भेद का विरोध नहीं किए थे। कौन नहीं किए थे, तो घ नंबर जेड गुड़ी नहीं किए थे, ये भी किए थे किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी भी, और ये भी किए हुए थे। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 9 नंबर आपको मिलाना है, तो 9 नंबर आप लोग मिला सकते हैं। देखिए क्या है, को का बो है, बो। भारत में पाकिस्तान में क्या है, तो इस्लाम धर्म मानते हैं लोग, इस्लाम धर्म मानते हैं। हिंदुस्तान क्या है, तो हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष है, यानी बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। और इंग्लैंड में क्या है, तो इंग्लैंड में हम लोग का प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट। फिर हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है आप लोग को, 15 तक क्वेश्चन है हम लोग का, 15, 16, 17, 19, 21 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग ये लोग क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भावी समाज में लोकतंत्र के जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, संक्षिप्त में लिखना है। भावी समाज के लोकतंत्र की असीम जिम्मेवारी है, माने बहुत सारा जिम्मेवारी है। क्या है, समाज के बीच विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, उन समुदायों के बीच समन्वय उत्पन्न नहीं होता, मतलब उनके बीच, सिंपली हम लोग समझते हैं इसमें क्या है, भावी समाज के लोकतंत्र में असीम जिम्मेवारी है, माने बहुत सारा जिम्मेवारी है। क्या कि हर एक लोग यहाँ पे अपने, देखिए अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है, अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा ना, तो बहुत सारे आप लोगों को नंबर भी मिल सकता है, और इसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा तो बहुत फायदा होगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि भावी समाज के लोग असीम बीमारी है, मतलब भावी समाज के लोगों पर, सभी लोगों पर क्या है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है कि हम लोग को क्या है कि यहाँ पे भारत में जो है विभिन्न समुदाय के लोग रहते भी हैं, और उन्हें क्या है, सभी लोगों को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, प्रेम व्यवहार बनाए रखना चाहिए। सभी को कभी किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहिए, उन समाजों के बीच समन्वय उत्पन्न नहीं हो, माने एक दूसरे के बीच भेदभाव उत्पन्न नहीं हो कि भारत में रहने वाले लोग जो है, हमारे सरकार भी उस समाज के लोग को ज़्यादा मानती है, इस समाज के लोग को नहीं मानती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जिम्मेवारी लोकतंत्र में बढ़ जाती है, और सभी लोगों का हमारे देश को अखंडता से खंड खंड होने से बचाने के लिए सभी लोगों को ये जिम्मेवारी होना चाहिए कि हमारा देश खंड खंड नहीं हो, अखंडता बनी रहे, जिसकी वजह से हम लोग अपने में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। बहुमत के आधार पर निर्वाचन सरकार को इस बात पर ध्यान देना है कि अल्पमत वालों के अधिकार का हनन नहीं हो पावे, यानी इस बहुमत के आधार पर, यानी जो भी सरकार हम लोग का बन रहा है, हम लोग का इंडिया में जो भी केंद्र सरकार बन रहा है, तो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अल्पमत वाले लोग हैं उनका जो है कोई भी अधिकार का हनन नहीं हो, और वे सभी को लेके एक समाज में लेके चले। बहुमत का तात्पर्य केवल यही नहीं कि समुदाय के किस वर्ग ने वोट दिया और किसने नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कौन लोग वोट दिए और कौन लोग वोट नहीं दिए। सभी समाज के लोग जो भी वोट दिए या नहीं दिए उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर सत्ता में आ गए तो सभी लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सबको मानना चाहिए कि हाँ ये सभी लोग हमको वोट दिए हुए, ऐसा मानना चाहिए। बहुपद से निर्वाचन सरकार का मतलब यह है कि समझा जाए कि देश के सभी लोगों ने मिलकर विधायक या सांसद का निर्वाचन किया है। हाँ, यही बात हम बोले आपसे कि सरकार को ये चाहिए कि सभी लोग ही, भले कोई वोट दिया हुआ ना है
ना दिया हो उससे मतलब नहीं है। सरकार को चाहिए कि सभी लोग ही मिलके ही हमको विधायक या सांसद का निर्वाचन किया है, और लोकतंत्र सरकार में यही जिम्मेदारी बनती है कि सभी समुदायों के साथ ऐसा व्यवहार हो कि परस्पर सभी में एकता बनी रहे। बताए ना कि उसमें क्या होना चाहिए, सभी में एकता बनी रहना चाहिए, और सभी को सरकार को भी ये होना चाहिए कि सभी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे उसमें पता उसको मतलब लोगों को, जनता को पता चले कि हाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, मतलब सरकार सभी जाति के लोगों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, है ना। इनका मत भी है कि ये क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो इसके साथ हम मतलब चलना चाहिए। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार का यह उद्देश्य है कि समाज की ऐसी आर्थिक व्यवस्था कि सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। तो ऐसा है दोस्तों, आसानी से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस तरह जातिगत असमताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में श्रम विभाजन के आधार पर जातिगत असमताएं जारी है, जैसे कि कुछ अन्य देशों में भी है ना, कुछ अन्य देशों में भी है। भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा के आधार पर लगभग वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्वतः चला जाता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति का रूप ले लेता है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाती है तब श्रम विभाजन के अतिवादी रूप कहलाने लगती है। वास्तव में इसे ही हम जाति के नाम से जाने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिंपल वे में समझते हैं हम लोग कि जातिगत क्या हो गया, कि मान लीजिए कि जो भी व्यवस्था, जो लोहार है वो लोहा पीटना ही कहीं काम कर रहे हैं, तो उनका भी लड़का क्या कर रहा है, वो भी लोहा पीटने का काम कर रहा है। वो भी आगे आया तो उसका भी बेटा हुआ तो वो भी लोहा पीटने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह वो जाति से एक बिलोंग हो गए कि वो लोहार हो गए। फिर मान लीजिए बढ़ई हैं, बढ़ई करने लगे तो बढ़ई हो गए, है ना। तो इस तरह फिर खासकर शादी विवाह और अनेक अनिवार्य वस्तुओं को स्पष्ट रूप में दिया जाने लगा। इस प्रकार भारत के सदियों से जातिगत असमताएं जारी है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे पेशा के आधार पर वो लोग जो काम करते हैं उसी के आधार पर क्या किए, यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। वीडियो तो लेंदी होते जा रहा है आप लोग के लिए। फिर देखते हैं हम लोग इसको। देखिए, सिर्फ जाति के आधार पर भारत के चुनावी नतीजे क्यों नहीं तय हो सकते, इसके 2 कारण बताए। तो यह सही है कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत के चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते। इनके 2 कारण हैं। 1 नंबर, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति के लिए मतदान नहीं होते हैं। वास्तव में संभवतः है कि एक जाति के लोग अधिक हो, लेकिन उनके वोट कभी कभी बट भी जाते हैं। यह भी आवश्यक नहीं कि कोई अपनी जाति को ही वोट दे। यह किसी पार्टी के प्रति भी अवस्थावान होता है। ठीक है, यानी एक जाति के लोग जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी को वोट देना ही, वो लोग अलग अलग जाति के भी लोग वोट देते हैं, और ऐसा ही रहना चाहिए, जातिवाद नहीं रहना चाहिए। जो भी मान लीजिए 2 बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग को जातिवाद अगर करेंगे ना, तो जातिवाद करेंगे तो अपने देश या हम अपने राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जातिवाद नहीं देना चाहिए। जो भी कर रहा है हमारे देश के विकास के लिए या हमारे बिहार के लिए या कोई भी स्टेट के लिए अगर कर रहा है तो उसको हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। जातिवाद पे रहिएगा तो ज़िंदगी भर जातिवाद में ही रह जाइएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह की करके आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कह रहा है कि यह कहना भी सही नहीं होगा कि कोई दल किसी जाति के वोट के बल पर सत्तासीन हो सकता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में देखा भी जा चुका है। मायावती को यह मानना पड़ा कि केवल दलितों के वोट पर सत्ता प्राप्त करना कठिन है, फलतः उसके दूसरी जाति के हाथ पकड़ने पड़े, है ना। तो सिंपल सा है, ये सब आप लोग जान जाइएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और उनके एक उदाहरण दीजिए। तो फिर यहाँ पे दोस्तों अब इसको हम पढ़ देते हैं क्योंकि दिक्कत हो जा रहा है, टाइमिंग ज़्यादा लग जा रहा है, वीडियो लेंदी हो जा रहा है। सांप्रदायिक सोच वाला व्यक्ति चाहता है कि सभी उसी के संप्रदाय का उम्मीदवार विजयी हो, लेकिन अधिकतर उन्हें निराशा हाथ होती है। मतलब कोई भी संप्रदाय का लोग क्या करता है, अपने जाति के लोग को वोट देना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह बहुत ही उसी को दिक्कत है। ठीक है, कभी कभी सांप्रदायिकता के आधार पर गोलीबंदी होती है। इसमें धर्मगुरुओं का विशेष हाथ होता है। धर्मगुरु यानी मान लीजिए साधु संत हुए या ये हमारे मौलाना हुए, है ना, तो यही लोग धर्मगुरुओं के बारे में ये पवित्र प्रतीक का भी सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसी
राजनीतिक अस्थायी नहीं होती है। ठीक है, ऐसी राजनीति जो है अस्थायी नहीं होती है, फिर ये कभी ना कभी हट ही जाता है। फिर सांप्रदायिक का भयावह रूप तब प्रकट होता है जब अपने संप्रदाय के ही गोलीबंदी के लिए दंगा करा दिया जाता है। बिना सोचे समझे लोग अफवाहों के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव या वे कमजोर स्थितियों में हैं। ठीक है, भेदभाव या वे क्या है, कमजोर स्थितियों में है। तो यहाँ तक हम लोग को देखना है। तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि जन्म के साथ ही लड़कियों के साथ भेदभाव आरंभ हो जाता है। लड़कियों का जन्म लेते ही परिवार में उदासी छा जाती है और उनके पालन पोषण में भी लड़कों के मुताबिक कम ध्यान दिया जाता है। अब तो शिक्षित परिवारों में उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाने लगा है। पहले तो उन्हें पढ़ाना आवश्यक समझा ही नहीं जाता था। सोच यही रहती थी कि किसी प्रकार उसे विवाह करके विदा कर दिया जाए। लड़कियों पराई धन मानी जाती है। विवाह के बाद आज भी ससुराल में उन्हें दोयम दर्जे का पारिवारिक सदस्य माना जाता है। बचे खुचे भोजन पर ही उन्हें गुजारा करना पड़ता था। किसी भी दृष्टि से देखा जाता है तो पाया जाता है कि उनकी स्थिति हर जगह कमज़ोर ही थी। स्थिति यहाँ पे होगा हर जगह कमज़ोर ही थी। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि पढ़े लिखे लोगों तथा शहरों की स्थिति इसके विपरीत है। वहाँ लड़कों लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं देखा जाता है। सिंपल सा है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व नगण्य है। स्वतंत्रता आंदोलन के जिस प्रकार भागीदारी महिलाओं का था, आज विधायिका में उनकी पूछ उतनी नहीं है। कोई राजनीतिक दल उनकी संख्या के हिसाब से उसे टिकट नहीं देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं राजनीतिक दल उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें टिकट नहीं देते हैं। विधायिका में उनकी भागीदारी के लिए महिलाओं वर्षों से संघर्ष कर रही है, लेकिन उन्हें दिलासा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पुरुषों प्रधान समाज उन्हें आरक्षण देना चाहता भी नहीं है। जब महिला आरक्षण के लिए बिल आता है तो कभी यह दल तो कभी वह दल का विरोध करने लगते हैं। विरोध में नए मुद्दे तलाशे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का कि किन्हीं दो प्रारूपों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। तो पहला वे दो प्रावधान निम्नलिखित है जिन्हें ज्ञात है उन्हें भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, ना तो यह किसी धर्म का समर्थन करता है और ना ही विरोध करता है। इसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। फिर भारत के धर्म के आधार पर किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी है, इसलिए हम लोग भारत धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। पहला कि इसमें कोई धर्म, सभी धर्म स्वतंत्र है और किसी भी धर्म को ना तो विरोध किया जाता है और ना ही किसी का समर्थन किया जाता है। इसलिए हम लोग का क्या है, ये भारत दो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। फिर जब हम लैंगिक विभाजना की बात करते हैं तो अभिप्राय होता है, क्या होता है, तो ख नंबर हो जाता है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के दी गई असमान भूमिका। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, घ नंबर है, पंचायती राज व्यवस्थाओं में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्थाओं में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक विधायिका किस तरह आधारित है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो ब नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ब नंबर क्या है हम लोग का, तो ब नंबर देखिए हम लोग का है यहाँ पे कि विभिन्न धर्मों के लोग समान राजनीति के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। फिर हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग नंबर सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है। यह बात गलत है और सभी धर्मों के भेदभाव ही मना ही है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डैश आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। तो श्रम विभाजन आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। वर्ण अवस्था इसी के परिणाम ही जाति और उपजाति प्रकट हो जाती है। फिर हम लोग को ये मिलाना है, तो मिलाने वाला यहाँ पे लिख दिया गया है। आप लोग यहाँ पे मिला सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का 1 का ख नंबर, 2 का क, 3 का घ और 4 का कितना है, 4 का ग। ठीक है, आसानी से इसको आप लोग देख सकते हैं। वीडियो भी दोस्तों लेंदी हो गया और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए हर एक वीडियो में आप लोग एकदम सिंपल सा हर एक क्वेश्चंस को प्रोवाइड करें, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो और आप लोग आसानी से इसको देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जाते जाते दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। ER अमृत स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों और कमेंट करिए कि दोस्तों वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।